आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाता है तो वामन मेश्राम के बैंक के अकाउंट को सीज कर दो, तो पैसा कहां रहेगा। आरएसएस के लोग सोचते पैसा तो फिर बैंक वाला पैसा तो वामन मेश्राम को मिलेगा नहीं। ब्राह्मण जिन मुसलमानों को सवेरे उससे लेकर रात तक सोते तक मुसलमान को गाली देते हैं, आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है। जब चुनाव होता है तो कहते ओबीसी की है, ओबीसी के नरेंद्र मोदी है। मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का जब समय आता है तो नरेंद्र मोदी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाता है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की जाएगी। एक ओबीसी का आदमी ओबीसी के ही विरोध में हलफनामा दाखिल कर दे, ये नेचुरल नहीं माना जा सकता, ये स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। कैसे? ये स्वाभाविक कैसे नहीं, नेचुरल कैसे नहीं? तो मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, गधे से गधा आदमी ढूंढो, ऐसा होता नहीं है। ऐसा आदमी होता नहीं है तो गधा होता है, गधे से गधा नहीं होता। मगर बात को अतिरंजित स्वरूप से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बात समझ में आए जल्दी। मेरा बोलना मकसद नहीं है, आपको समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। गधे से गधा आदमी ढूंढो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो, कुल्हाड़ी देने के बाद उसको कहो कि आप लेफ्ट हैंड इस कुल्हाड़ी से काटो। गधे से गधा आदमी, उसको कुल्हाड़ी देने के बाद लेफ्ट हैंड काटो, तो क्या बोलेगा? गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं। गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं हूं। नरेंद्र मोदी इतना गधा है? अपने ही लोगों के विरोध में ओबीसी का होकर ओबीसी के ही विरोध में हलफनामा दाखिल कर दे, इतना गधा है? मुझे तो नहीं लगता नरेंद्र मोदी इतना गधा है। फिर कारण क्या है? फिर कारण क्या किया? इतना गधा तो है नहीं। अगर उसको बोलो घंटा पर भाषण करे तो घंटा पर भाषण करता है। तो इसलिए ये कहना कि वो गधा है, ये तो नहीं कहा जा सकता। कम से कम मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी गधा है। कोई माने या ना माने, मगर मैं नहीं मानता। फिर कारण कुछ और हो, कारण के बगैर परिणाम कैसे आता है? ये तो वैज्ञानिक नियम है, कारण होता है तो परिणाम होता है, कारण ही नहीं है तो परिणाम कैसे होगा? जो कॉज एंड इफेक्ट, पाली में बुद्ध ने कहा कार्य कारण भव, तो बुद्ध से चला गया है। कार्य कारण भव, कारण होता है तो परिणाम होता है, कारण नहीं होता है तो परिणाम नहीं होता है। अगर परिणाम एक ओबीसी के आदमी के द्वारा ओबीसी के ही विरोध में हलफनामा दाखिल करने का जो परिणाम है, इसका कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए ना, बगैर कारण से तो नहीं है ना। तो इसका कारण यह है कि जिस आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री, अडवाणी को साइड करके डिक्लेयर किया, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना था तो बीजेपी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति अडवाणी था। तो अडवाणी को साइड करने की ताकत बीजेपी के किसी नेता में नहीं थी। कोई नेता बीजेपी में ऐसा नहीं था जो अडवाणी के द्वारा तैयार किया हुआ नहीं था। उस समय अरुण जेटली की बड़ी तूती बोलती थी, वो बहुत बड़ा राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था, स्पोक्स पर्सन होता था, और टीवी पर जब क्रिटिकल समस्या आती थी तो उसी को भेजते थे। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था, बड़ा आदमी था। वो भी अडवाणी को साइड करने के लिए
उसके पास भी इतनी ताकत नहीं थी। सुषमा स्वराज थी, उसके पास भी इतनी ताकत नहीं थी। यानी बीजेपी की सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, जो भी लीडरशिप उस समय थी, किसी में यह ताकत नहीं थी कि वो अडवाणी को साइड कर दे। फिर अडवाणी को साइड करने की ताकत किसके पास थी? आरएसएस के पास। आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल किया अडवाणी के लिए और नरेंद्र मोदी का रास्ता खुला किया। गोवा के लास्ट परिषद में वहां तक अडवाणी ने होने नहीं दिया, वहां तक लास्ट तक विरोध किया उसने, आखिरी तक नहीं होने दिया। जब आखिरी तक नहीं होने दिया तो आरएसएस ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद नरेंद्र मोदी का नाम घोषित हुआ। अडवाणी को मालूम था कि आरएसएस का ना मानने से राम नाम सत्य हो सकता है, क्योंकि इसके पहले ऐसा आरएसएस ने बहुत लोगों का किया। तो इसलिए वहां से अडवाणी का मामला साइड हो गया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया गया। तो मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि इससे प्रूव हो गया कि अडवाणी को पीएम कैंडिडेट नॉमिनेट करने का काम आरएसएस ने किया। पहले सत्र में नॉमिनेट शब्द मैंने यूज किया था, है? नॉमिनेट सुना है ना आप लोगों ने? ठेवलेला आमदार, ठेवलेला खासदार, ठेवलेला प्रधानमंत्री, है? ऐकलं ना तुम्ही? म्हणजे तुम्हाला समजेल ह्या भाषेत सांगतो मी, मला समजण्याचा मुद्दा नाही आहे, हे मला समजले, परंतु मला एकट्यालाच समजून काय फायदा आहे? हे तुम्हाला जर समजलं नाही तर मी माझ्यासाठी तर बोलत नाही। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड पीएम, एंड दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करता है पावर उसकी होती है। जो प्रधानमंत्री को नॉमिनेट करता है तो इसका मतलब उसके पास ज्यादा पावर है। तो आरएसएस के पास पावर है और आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को कहा ये हलफनामा दाखिल कर दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो ओबीसी है। ओबीसी के ही विरोध में गधे से गधा आदमी भी अपने हाथ से टांग नहीं काट सकता, बताया ना अभी। तो नरेंद्र मोदी भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना गधा नहीं है। तो कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पावर है जो ये काम कर रही है। वो थर्ड पावर का नाम आरएसएस है। आरएसएस ने शुरू से ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का विरोध किया, तो उन्होंने आरएसएस ने यह हलफनामा दाखिल करने के लिए नरेंद्र मोदी को कहा और फिर नरेंद्र मोदी ने दाखिल किया। इसका मतलब यह है, जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, वो ये है कि नरेंद्र मोदी इतना गधा नहीं है, तो कोई थर्ड पार्टी है जो उससे ज्यादा पावरफुल है, उसने ये काम किया। अगर प्रधानमंत्री जो शपथ लेता है प्रधानमंत्री की संविधान के अनुसार काम करूंगा, मगर यहां पर नरेंद्र मोदी ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। यहां आरएसएस के लोग ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला कर रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इससे, इस उदाहरण से, इस सबूत से ये बात सिद्ध होती है कि ये भाजपा की सरकार नहीं है, आरएसएस की सरकार है। और इस तरह से, इसीलिए आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को प्रचार में ये कहना चाहिए कि ये आरएसएस की सरकार है। जब आप भाजपा की सरकार कहते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपसे भाजपा वाले काम करवा रहे। आप भाजपा के सदस्य नहीं है, आप भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है,
फिर भी आपसे काम करवा रहे हो। जब आप ये कहते हो कि भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार, तो आपको ऐसा वो इनडायरेक्टली करवाते हैं, पता भी नहीं चलने देते। तो इसको आरएसएस की सरकार कहनी चाहिए, एक तो ये बात। और ये अगर आपको नहीं जमता है तो ऐसा कहो आरएसएस भाजपा की सरकार, पहले आरएसएस की। क्रम भी थोड़ा सा ठीक से होना चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक विचार होता है, सोच होता है। अगर भाजपा आरएसएस का होगी ये तो गलत क्रम होगा। बाप को दूसरे नंबर पर, बेटे को पहले नंबर पर रखने से तो क्रम गलत हो जाएगा ना। तो वंश बाप से ही चल रहा है, फिर बेटे की तरफ आ गया, तो बाप का नाम पहले लिखना पड़ेगा, फिर बेटे का नाम आएगा, नाती का नाम उसके बाद आएगा। तो इसलिए मैं आपको क्रम, यानी हम लोगों को इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि हम कोई भी बात जो है तर्कसंगत तरीके से करते हैं, ऐसा लगना चाहिए, कम से कम सुनने वाले लोगों को लगना चाहिए तो तर्कसंगत करते हैं। कोई भी काम जो है विचारपूर्वक करते हैं, ऐसा उनको लगना चाहिए, किसी को भी लगना चाहिए। तो ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। अगर आपको ये दिक्कत आती है, क्योंकि दिमागी दिक्कतें हैं बहुत सारी बातें, अरे यार भाजपा की सरकार है, वामन मेश्राम भाजपा की बोल नहीं रहा है, हमको उल्टा बोल रहा है, आरएसएस की बोलो। मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में बड़ा अवरोध होता है, क्योंकि अगर दिमाग स्वीकार ना करे मेरी बात तो भाजपा की बोला, यहां से जाने के बाद भाजपा की बोलेगा। तो इसलिए एक सहूलत दे रहा हूं, क्योंकि हमारे लोगों को रिजर्वेशन की बहुत आदत पड़ी हुई है, तो रिजर्वेशन सहूलत है, आरएसएस भाजपा बोलो, क्योंकि सहूलत होगी ना। तो थोड़ा साइकोलॉजी जानता हूं ना मैं अपने लोगों की, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। तो इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं, वो ये कि ये जो सरकार है ये आरएसएस की सरकार है, और आरएसएस के लोगों के द्वारा उनके हित में जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। आरएसएस के पास देश चलाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार नरेंद्र मोदी के पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आरएसएस ने प्रधानमंत्री पद की कोई शपथ नहीं ली, संविधान के अनुसार आरएसएस ने कोई शपथ नहीं ली। फैसले वो जरूर कर रहे हैं, अकाउंटेबल नरेंद्र मोदी है, जवाबदेह नरेंद्र मोदी है, और सत्ता आरएसएस के पास है जो कोई जवाबदेह ही नहीं है। किसी के लिए कोई जवाब देने के लिए आरएसएस के लोग बंधनकारक नहीं है। अगर कोई सवाल पूछे आरएसएस को तो आरएसएस वाले क्या नहीं, डे टू डे काम में हम लोग भाजपा की सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते। मोहन भागवत ने कहा भाजपा के डे टू डे काम में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ऐसा बयान है भागवत का। तो उनको पूछना चाहिए डे टू डे नहीं करते? हाँ नहीं करते, कभी कभी करते क्या? क्योंकि होशियारी तो होनी चाहिए ना। अगर आपके पास कोई आंदोलन चला रहे हो, आपके पास होशियारी नहीं है, those who provide a better guts and better brain, they will be success. Those who provide a better guts and better brain, they will be success. कोई भी सक्सेस नहीं होने वाला, हेरिया घेरिया नत्थु खैरिया सफल नहीं होने वाला। Those who provide a better guts and a better brain, they will be success. तो इसलिए एक चालाकी की, होशियारी की बात आपको बता रहा हूं। उसने कहा ये नहीं, डे टू डे काम में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कभी कभी करते क्या? ये सवाल से ही सिद्ध हो जाता है कि हां, जब हम लोगों के हक की कोई बात आती है तब आरएसएस जरूर वेटो पावर का इस्तेमाल करती है और होने नहीं देती है। नहीं तो नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी, ओबीसी का ही आदमी ओबीसी के ही विरोध में फैसला करे, ये तो गधे से गधा आदमी भी नहीं करता है, तो नरेंद्र मोदी कैसे करेगा? माना नहीं जा सकता, मगर ऐसा हुआ है। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कारण होगा, बताया कारण। अब मैं आपको ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि सरकार आरएसएस की चल रही है, तो सरकार में आरएसएस का कंट्रोल है, नियंत्रण है, इस तरीके का नियंत्रण है। तो आरएसएस के विरोध में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में बामसेफ के अलावा कोई काम कर रहा है देश में? मुझे तो नहीं लगता कोई कर रहा है।
अगर कोई कर रहा होता, हमारे अलावा कोई कर रहा होता, तो फिर हम ही उसके साथ चले जाते, हम उसके साथ चले जाते। तो कोई तो करता हुआ हमें दिख नहीं रहा है, करता हुआ तो बहुत दूर की बात है, बोलता हुआ भी दिख नहीं रहा है। बोलने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, मगर ये हिम्मत है नहीं उनके पास में कि वो ऐसा करे। तो इसलिए आरएसएस के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो निश्चित रूप से, अगर हमारा आंदोलन, हमारा संगठन उनके लिए बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है, देश भर में विरोध कर रहा है, संगठित शक्ति बनाकर कर रहा है। वामन मेश्राम कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं है, वामन मेश्राम नेशनल प्रेसिडेंट है। वामन मेश्राम नहीं है, वामन मेश्राम नेशनल प्रेसिडेंट है। तो आरएसएस के जो लोग अलग अलग जगह बैठे हुए, आरएसएस को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, उनके हितों की रक्षा कैसे होती है उनको मालूम है, उनके लोग हैं ना वो ट्रेंड। उन लोगों ने आउट ऑफ वे जाकर, कानून के विरोध में जाकर, लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है, चलो ठीक है आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं, आउट ऑफ वे कर रहे हैं। लॉ ऑफ द लैंड क्या है? 303 बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट है। मान लो कि उन्होंने 10 मेंबर ने, 20 मेंबर ने विद्रोह कर दिया नरेंद्र मोदी के विरोध में, और राष्ट्रपति को लिख दिया कि हम नरेंद्र मोदी के विरोध में हैं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नहीं मानते, ठीक है, लिख दिया राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को बोलेगा तुम्हारा सारा बंद, फ्रीज कर दिया, बोलेगा? नहीं। संविधान क्या कहता है? अच्छा, 330 में 20 लोगों ने किया, कितना रह गया? 283। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 273। नरेंद्र मोदी के पास है कितने? 283। नरेंद्र मोदी ही चलेगा। लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन का एक नाम है लॉ ऑफ द लैंड। जो देश का कानून है वो है लॉ ऑफ द लैंड। जिसके पास बहुमत है वो लीगल है। ये भारत का संविधान कह रहा है। जब भारत का संविधान कह रहा है, उससे भिन्न कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। जो प्रधान कानून है लॉ ऑफ द लैंड, उससे कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है। तो मेरे पास 99.99 बताया ना, गणित बताया था पहले, दोबारा बताओ? अच्छा ठीक है, मतलब इतना सारा है। फिर उसका वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, वो सारा बैंक को दे दिया, वो सारा दे दिया, बैंक को दे दिया, रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफाइड दे दिया। उनको 14 पॉइंट ये सवाल पूछे बैंक मैनेजर को, इसके जवाब दो। एक भी सवाल का जवाब मैनेजर ने नहीं दिया। हमारे लोगों ने पूछा, अरे क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? ऊपर से है तो हम कहाँ जवाब दे, हमारे पास है ही नहीं। ऊपर से चल रहा तो जवाब हमारे पास कहां से है? हम कर ही नहीं रहे हैं, ऊपर से हो रहा है तो जवाब ऊपर वालों को देना है। हम कर ही नहीं रहे तो हमारे पास जवाब ही नहीं है। आउट ऑफ वे इलीगल अकाउंट को फ्रीज करके तोड़फोड़ करने वाले लोगों के समर्थन में है, समझ में आ रहा है? जो तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वामन मेश्राम ने तो फूंक मार दिया, उड़ा दिया। ये साले टिक ही नहीं रहे कहीं पर भी। चड्डियां पहने वाले बच्चों को राज्य अधिवेशन में बिठाकर अधिवेशन कर रहे, तो इनकी कोई बात सुन नहीं रहा। यानी वामन मेश्राम के विरोध में कोई सुन नहीं रहा, बल्कि इन लोगों को
ये भी जानकारी इकट्ठा हुई कि उनको कुछ चंदा मिला। तो मैंने छानबीन किया, कैसे मिला? मेरा ही नाम लेकर पैसा ले रहे मेरे को ही गाली दे रहे, मेरे ही विरोध में बोल रहे और गए। मेश्राम साहब कहा दिया, हाँ। पहले कितना दिया था? 10,000 दे दो। तो अभी दे दो हिसाब से। नहीं, अभी 5,000। ठीक है, 5,000 दे दो। अब उसको लगा साला भागते भुगते के लंगोटी ठीक है कि ये हमारे नाम अगर बोल दोगे वामन मेश्राम के खिलाफ में, हमको चाहिए पैसा, तो एक नया पैसा नहीं देगा। तो ऐसे देश भर में उन लोगों ने मेरा नाम लेकर ही पैसा इकट्ठा किया। लोग मुझे सारे देश भर में लाइन लगाकर पैसा देते हैं। सारे देश भर में क्यों देते हैं? उनको मालूम है कि एक एक नया पैसा ये आंदोलन के लिए खर्चा होता है। यकीन है, विश्वास है, ये क्रेडिबिलिटी मैंने अपने जीवन में, जिंदगी में, मेरे पास कुछ पूंजी नहीं है, मेरे पास एक ही पूंजी है, वो मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरी विश्वसनीयता है। लोगों को ये मालूम है कि मैं कभी भी अपने मकसद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं। और लोग देख रहे हैं कि ये सारे विपरीत परिस्थिति में भी ये लड़ाई जारी है, जंग जारी है। मैदान वामन मेश्राम ने छोड़ा नहीं है, अभी जारी है। तो इसलिए किसी का कोई यकीन नहीं है, कोई कुछ कह रहा है तो कोई यकीन नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस के लोग भी अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस के लोगों ने उनकी मदद की। सारे ब्राह्मण, तिवारी, पांडे और एक दो भी, हाँ, ऐसे 3 ब्राह्मण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, यानी आउट ऑफ एज आकर। कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 जो है ये फंडामेंटल राइट है। पुलिस के पास रोकने का कोई पावर ही नहीं है। वहां से उन्होंने नैला मारा तो मैंने दैला मारा। उन्होंने अधिवेशन नहीं करने दिया तो मैंने कहा दिन भर प्रदर्शन करो, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो दिन भर मुर्दाबाद होता रहा। मैंने कहा ये कानपुर का मुर्दाबाद दुनिया वालों को देखना चाहिए। हाँ, लगा सारे कैमरे लगा दिया। तो वो मुर्दाबाद सारे दुनिया में दिखाई दे रहा था। तो जो कानपुर का अधिवेशन कानपुर के लोगों को मालूम होता, वो सारे दुनिया को मालूम हो गया। तो उन्होंने नैला मारा, मैंने दैला मारा। समझ ना, दाव पेच है। देखो, ये लड़ाई है, ये लड़ाई है। और लीडरशिप को काउंटर करते आना चाहिए। उन्होंने नैला मारा तो मैंने दैला मारा। परेशान हो गए पुलिस वाले। कमिश्नर जोगदंड है, ये बीड़ का, ये मराठवाड़े का जोगदंड, मराठी बोलने वाला। तो उसने कहा राजकुमार को कि हमारे पुलिस वाले दहशत में हैं। कहा क्यों? कहा कि वो मुर्दाबाद 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 कर रहे। उधर तिवारी भाग गया और अभी कल खबर आई तिवारी का ट्रांसफर हो गया। आपको मालूम नहीं है? तिवारी का ट्रांसफर हो गया। हमने कहा और 2 है। हमारी संतुष्टि नहीं हुई। चल रहा है, ठीक है। तो एक का तो हो गया ट्रांसफर। जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर उसको परमिशन देने का एरिया था वो गया, ट्रांसफर हो गया। तो उन्होंने हमारे 700 लोगों पर एफआईआर की। वामन मेश्राम और अपना कानपुर का छेदी खोटे 2 आदमी पर एफआईआर दाखिल किया और 700 हमारे इमाम साहब के लोगों पर किया। तो उन्होंने फिर नैला मारा। मैंने हाई कोर्ट में केस दाखिल करके फिर दैला मारा।
हाईकोर्ट की खबर छाप दिया। खबर छापते ही दूसरे दिन तिवारी का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि हाईकोर्ट के विरोध में वो कुछ कर नहीं सकते। हो गया, पकड़ में आ गए। अभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वामन मेश्राम को कोई परेशान करेगा और उसको छोड़ देंगे, ये कभी मैं, एक तो मेरे एरिया में कोई आता नहीं, आ गया तो छोड़ता नहीं, बहुत मुश्किल से मेरी पकड़ में आता है तो फिर मैं दोबारा छोड़ता नहीं उसको। और मैं वकील को बोल देता मैं अपनी लड़ाई शुरू रखता हूं, वो वकील करते रहता है, उसमें मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वो वकील देखते रहेगा। मेरा एरिया ये है मैदान में जहां लड़ाई लड़नी है। तो बंगाल में वहां से खबर गई, तो बंगाल का जो बैनर्जी है उसको लगा यार ये तो नैले पे दैला हो रहा है, वो नैला कर रहा है, दैला कर रहा है, तो डर गया। तो उसने केवल हॉल हमारा रद्द किया, हॉल रद्द किया ताकि हमारा अधिवेशन जो है वो रद्द हो जाए। तो हमने दूसरा छोटा हॉल करके अधिवेशन किया, और अधिवेशन करके मैंने वहां भाषण में कहा बैनर्जी के ऊपर एट्रोसिटीज की केस दायर की जाएगी। तो मैं इससे चला गया होगा, तो उस दिन तो उसको नींद नहीं आई होगी, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का, और एट्रोसिटी एक्ट में मौलिक अधिकार का अगर कोई उल्लंघन करता है तो एट्रोसिटीज में कवर होता है, वो पक्का है, डॉक्यूमेंट्री सबूत है, क्योंकि उसने लिख कर दिया हॉल रद्द कर दिया, डॉक्यूमेंट्री है। और क्या कहा, हाईकोर्ट के जजेस का कार्यक्रम है। फिर मैंने आदमी भेजा, है क्या, कहा नहीं है। मैंने कहा ये भी सबूत ले आओ। तो सारी बातें जो है अभी एक हरियाणा में हो गया, एक यूपी में हो गया, एक बंगाल में हो गया। इसका मतलब है मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को कहा, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने मुझे कहा था कि हमको उत्तर प्रदेश में के हाई कोर्ट में केस करना चाहिए। तो मैंने वकील को कहा अभी 2-3 स्टेट हो गए हैं, लगभग 4 हो गए हैं, तो 4 स्टेट के हाई कोर्ट में जाने से बेहतर है सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दे दो कि ये 4 स्टेट में हो गया है, इसलिए अब हम स्टेट में नहीं जाएंगे, आपके पास आए। क्योंकि 4 स्टेट में अगर मामला है तो फिर 4 स्टेट में सुनवाई होगी, डिले होगा। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ही हमारी हियरिंग करे, सुनवाई करे। वकीलों के साथ रहते रहते मैं लगभग वकील हो गया, और वकील को ही सलाह देता हूं कि डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है ना, एक होता है जजमेंट कैपेसिटी, ये हर एक के बस की बात नहीं है। जजमेंट कैपेसिटी एक अलग मामला है, जजमेंट करना पड़ता है सारी परिस्थिति का और फिर फैसला करना पड़ता है, ये दूसरे लोगों की बस की बात नहीं है। तो इसके आधार पर हम लोग जो है हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये उन लोगों ने करने का काम किया, ये दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको जानकारी दी कि वो हमारे अकाउंट को सीज कर रहे, फ्रीज कर रहे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हमने लिख कर दिया। सवाल पूछा, एक भी सवाल का जवाब नहीं है। हमने लीगल सवाल पूछे, कोई सवाल का जवाब नहीं है। इसका मतलब उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि ये इलीगल किया जा रहा है, ये ऊपर से किया जा रहा है, और वो तोड़फोड़ करने वाले जो गद्दार लोग हैं उनको मदद करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि गद्दार लोगों का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया कि वामन मेश्राम के विरोध में ये लोग कामयाब नहीं है, इनको मदद देनी होगी, तब वो मदद कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में ये लोग अगर किसी महागठबंधन का पार्ट एंड पार्सल बनते हैं तो बीजेपी को चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। 500 लोकसभा में हमारा प्रभाव है, 500 लोकसभा में, अगर 500 लोकसभा में हमारा प्रभाव है और अगर हम किसी महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं
तो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव पर 2024 में परिणाम होना तय है। ये हमारे लोगों को कम और उन लोगों को, आरएसएस को ये बात समझ में आ रही है, अगर 2024 में सेंट्रल में बीजेपी की सरकार लाने में आरएसएस कामयाब नहीं होती है तो 2025 को आरएसएस को 100 साल हो रहे हैं। तो 100 सालाना कार्यक्रम में आरएसएस की सरकार दिल्ली में चाहिए। ये सारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ये सब लोगों के बस की बात नहीं है, सारा कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए वो अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं, हम अपने रणनीति पे काम कर रहे हैं कि 2025 में जब आरएसएस 100 सालाना कार्यक्रम करेंगे तो हम 10 लाख लोग लेकर जाएंगे वहां, किरकिरा, उनका मजा किरकिरा कर देंगे। और उस 10 लाख में एक भी मुसलमान शामिल नहीं होगा। नहीं तो बोलेंगे साला हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नहीं, तुम जिसको हिंदू कह वही चाह रहे 10 लाख, तुम जिसको हिंदू कह रहे हो ना वही चाह रहे, कोई मुसलमान नहीं आ रहा है। क्योंकि आरएसएस के लोग एससी एसटी ओबीसी को ही हिंदू कहते हैं, ये हिंदू है। तो वही लोग जब जाएंगे तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो हम लोग अपने रणनीति पर काम कर रहे, वो अपनी रणनीति पर काम कर रहे कि हमको ऐसा करने के लिए हम लोग कामयाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब करने के लिए पैसा चाहिए। तो वामन मेश्राम के बैंक के अकाउंट को सीज कर दो तो पैसा कहां रहेगा। आरएसएस के लोग सोचते पैसा तो फिर बैंक वाला पैसा तो वामन मेश्राम को मिलेगा नहीं। आरएसएस को मालूम नहीं है मेरी पीपल्स बैंक है, पीपल्स बैंक। लोगों को मालूम है, आरएसएस को मालूम होना चाहिए मेरी बैंक नहीं है, ये पीपल्स जो है ये मेरी बैंक है। और जब लगता है तब निकालता हूं, जितना चाहिए उतना निकालता हूं। दूसरा, ब्राह्मण जिन मुसलमानों को सवेरे उससे लेकर रात तक सोते तक मुसलमान को गाली देते हैं, मुसलमान का ही दिया हुआ शब्द अपने धर्म के लिए स्वीकार करते हैं। गाली देते मुसलमान को, मुसलमान का दिया हुआ ही नाम अपने धर्म के लिए हिंदू स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ब्राह्मणों को सलाह दिया, अरे भाई आपका ओरिजिनल धर्म ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करो। हम मानते हैं आप ब्राह्मण धर्मी लोग हो, आप ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करो। उनको साला ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करेंगे तो 3.5% सिंगल आउट हो जाएंगे, 3.5% सिंगल आउट हो जाएंगे। सिंगल आउट समझते हो? ये सिंगल आउट पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको समझना होगा कि 3.5% लोगों को हम लोग सेग्रीगेट करके सिंगल आउट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है, तो देश पर कैसे काबिज होगा? हम अपने रणनीति पर काम कर रहे हैं, वो अपने रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास मीडिया है और एससी एसटी ओबीसी के बीच में झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। जितने तेजी से करते हैं उतने तेजी से हम अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाते और हमारी कोई खबर वो छापते नहीं है, हमारी वो कोई खबर छापते नहीं है। अभी सोशल मीडिया आया तब से हमारी खबरें जो है सारे देश भर में फैलना शुरू हो गया। और कभी कभी तो ये जो सोशल मीडिया में हमारा डोमिनेंट इतना हो जाता है, हम डोमिनेंट हो जाते हैं कि हम सारे जिधर उधर दिखते हैं सोशल मीडिया में। तो हमें आने वाले समय में ये लड़ाई कई तरीके से लड़ना होगा। अगर हम एससी एसटी ओबीसी को कहते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं है, तो हमारे बहुत सारे लोग इन्फ्लिक्टेड है, यानी प्रभावित है, प्रदूषित है, प्रभाव में आए हुए हैं, तो उनके भी समझ में नहीं आएगी ये बातें, उनके भी समझ में नहीं आएगी। तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, हमारे अपने लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनको कहो चलो तुम हिंदू बन जाओ, फिर एससी एसटी ओबीसी के नाम पर रिजर्वेशन तुमको नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ,
तो भाई हिंदू हो गए ना, तुम SC ST OBC कैसे रह गए? अच्छा चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। तो थोड़ा समझ में आता है, मतलब ही लोग हैं हमारे उनको मतलब के हिसाब से समझाना पड़ता है, जैसे उनके समझ में आता है वैसे उनको समझाना पड़ेगा। देखो बीजेपी या RSS के प्लेटफॉर्म पर SC ST OBC की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की जाती। हिंदू, अगर हम भी हिंदू टर्मिनोलॉजी का उपयोग करें तो RSS का इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमको कभी भी ब्राह्मण टर्मिनोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, जो मैं हमेशा करता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रेल में मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो आपको मालूम है कि एक जो रेल का कंपार्टमेंट होता है उसमें एक कंपार्टमेंट में 8 लोग होते हैं। वो 8 लोगों में एक ही ब्राह्मण था और ये अकेला ही बोल रहा था। सारे लोग सुन रहे क्योंकि SC ST OBC पंडित बोल रहा है, फिर दूसरे लोग थोड़ी कुछ बोलेंगे। वो अकेला ही बोल रहा था, वो सुन रहे थे। मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसने देखा कि एक आदमी मेरी बात के साल को तवज्जो नहीं दे रहा है। फिर उसने मुझे, अरे आप चर्चा में शामिल नहीं है? पंडित जी ने कहा मुझे। तो मैंने वो मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। तो मैंने पंडित जी को कहा, पंडित जी आप चाहते हो मैं शामिल हो जाऊं? क्या? मैं ऐसा चाहता हूं। पंडित जी ने कहा, मैंने कहा सोच विचार कर लो, दोबारा एक बार मौका देता हूं, सोच विचार कर लो, सोच विचार करके बताओ कि मैं शामिल हूं कि नहीं हूं। शामिल हो जाओ। देखा, ठीक है ना? ओके। अभी मेरा छोटा सवाल है, आपके लिए तो बहुत छोटा है, आप पंडित जी है, कहा पूछिए। तो उसको बड़ा सवाल है, ये सवाल पूछने वाला अनाड़ी आदमी, मैं जवाब देने वाला। साइकोलॉजी होती है ना पंडित लोगों की, उसके अहंकार को सेटिस्फैक्शन करने वाला मामला था। तो मैंने कहा कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताइए। अब ब्राह्मण को छोटा सा सवाल का, वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता। उसने कहा ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा, आप ब्राह्मण धर्म के बता रहे हो। चौक, अरे ये तो आपने ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ बताया, मैंने हिंदू धर्म के पूछा। देखो ये चालाकी जो है ये बनते लोगों को होनी चाहिए, नहीं है क्या करे, मुझे करना पड़ रहा है बनते लोगों का काम। बुद्ध के समय में ऐसे होता था। आप बुद्ध का और अश्वलायन का डायलॉग पढ़ो बनते जी, बुद्ध का और अश्वलायन का डायलॉग जो है ना वो पाली साहित्य में है। अश्वलायन ब्राह्मण था। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए कहा, ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ आपने बताए, मैंने आपको हिंदू धर्म की पूछा था। तो उसने क्या जवाब दिया, एक कच है, ब्राह्मण धर्म के और हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ एक ही है। अच्छा, मैं तो जानता ही था। मैं साहब ये गधे लोग जो है ना, ये बाकी वाले मेरे को छोड़कर जो हाँ हाँ मुंडी हिला रहे थे सारे SC ST OBC के, तो मैं उन लोगों को इनडायरेक्टली बता रहा था, हाँ भाई देखो क्या बोल रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ और हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ एकच है। अच्छा भाई एकच है? हाँ एकच है। और अगर एकच है तो इस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म के नाम से प्रचार में क्यों नहीं ला रहे हो? हिंदू तो मुसलमान का दिया हुआ नाम है, आपका ओरिजिनल नाम तो ब्राह्मण धर्म है, आप ब्राह्मण धर्म के नाम से प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो पंडित जी? ओरिजिनल तो ब्राह्मण धर्म है। क्या करे क्या करे, फंस गया वो साला, फंस गया जाल में, फंस गया। लॉजिक होता है ना, लॉजिक में उनको मालूम नहीं है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मगर पंडित तो यूपी में क्या होता है, यूपी में गधा भी जो ब्राह्मण होता है उसको भी पंडित बोलने का रिवाज है। मैं और RK राम चाय पी रहे थे, तो एक फटे कपड़े पहनकर एक ब्राह्मण जा रहा था, तो RK राम ने आवाज,
अरे पंडित जी, अरे पंडित जी आइए आइए आइए। तो उससे बात की, वो चला गया पंडित। जाने के बाद मैंने आर.के. राम को पूछा, ये विद्वान है? कहे नहीं तो नहीं, आपने पंडित जी कहा। हमारे महाराष्ट्र में विद्वान जो होता है उसको पंडित कहते हैं। कहा कि नहीं, हमारे यूपी में ब्राह्मण को पंडित कहते हैं। मैंने कहा इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू वो बैरिस्टर है इसलिए नहीं हुआ, तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। पहली बार मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया यूपी में, वो भी होटल के, वो भी फटे पुराने होटल में ज्ञान प्राप्त हो गया, मालूम ही नहीं था। यानी कैसे ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। मैंने कहा पंडित जी ये ब्राह्मण धर्म के नाम से क्यों प्रचार नहीं कर रहे? ये करना चाहिए। खाम खा मुसलमानों का दिया हुआ नाम, हिंदू मुसलमान का दिया हुआ नाम, बहुत हमें बुरा लगता है। मुसलमान का दिया हुआ नाम आप स्वीकार कर रहे। परेशान हो गए सर ऐसे से। फिर इतने में गाड़ी रुक गई। झोला था उसके पास, झोला निकाला, जा रहा हूं। अरे मैंने कहो आप तो बोल रहे 2 घंटे के बाद आपका स्टेज। नहीं, मुझे एक काम याद आया इसलिए मुझे अभी उतरना जरूरी है। उतर गया। उसको लगा 2 घंटे रहूंगा तो अभी मैं यहां रह नहीं पाऊंगा। मैंने कहा पंडित जी बोला था ना मैंने, सोच समझकर मुझे शामिल कर लेना। आपको बता रहा हूं कि हम लोगों को ये समझना होगा कि ब्राह्मण धर्म के नाम पर जितनी चर्चा चलाओगे संकट में फंस जाएगा। ब्राह्मण अपने को बचाने के लिए हिंदू के नाम पर चर्चा करता है और SC ST OBC के आवरण में अपने को छुपा लेता है। ये चमत्कार यदि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू नहीं होता, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं होता, तो फिर ब्राह्मण को हिंदू मुसलमान की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो जन्म से श्रेष्ठ था। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हालात पैदा कर दिया कि हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होगा। उसके हिसाब से हम बहुसंख्य हो गए, ब्राह्मण अल्पसंख्य हो गया। यानी हमारी गिनती होनी शुरू हो गई और उस गिनती के आधार पर MLA चुनेगा, MP चुनेगा। तब उनको लगा कि अब 3.5% वाले लोगों को चुनकर जाना होगा और MP बनना होगा। ज्यादा संख्या में MP बनना होगा। ज्यादा संख्या में MP बनेंगे तो PM होंगे। MP नहीं बनेंगे साला PM कहां से होंगे? MP ही नहीं बनेंगे तो PM कहां से होंगे? इसलिए हम लोगों को रणनीतिक तौर पर बोलते आना चाहिए। रणनीतिक तौर पर बोलने का हुनर हमारे अंदर होना चाहिए। केवल बोलते आना चाहिए, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको रणनीतिक तौर पर लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बोलते आना चाहिए और उस हिसाब से बोलने का हुनर हम लोगों को सीखना चाहिए। इससे काम चलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चलाई जा सकती। लोकतंत्र में बोली चलाई जा सकती, गोली नहीं। बोली चलाई जा सकती है, गोली नहीं चलाई जा सकती है। इसलिए वामन मेश्राम केवल बोली चलाता है, तो यार बोलते रहता है और कुछ तो करता नहीं है, तो हमको कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता वामन मेश्राम। तो ये बोली जो है, इससे जागरण होता है, जागरण से प्रबोधन होता है, प्रबोधन से लोगों के ओपिनियन बनते हैं और वो लोग तैयार होते हैं। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं। तो लोग जो है, लोग जुड़कर संगठित हो रहे हैं, इस जागरण के अभियान की वजह से हो रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है, वो जागृत हो रहा है। जो जागृत हो रहा है वो हमारे साथ आ रहा है और इस लड़ाई में साथ सहयोग करने के तैयार है। ये मीडिया वाले हमारी एक लाइन की बात नहीं छाप रहे, तो भी इतना बड़ा विशाल संगठन हमने खड़ा कर दिया। आने वाले 10 साल में सोशल मीडिया को साथ में लेकर 1 करोड़ लोगों तक मैसेज पहुंचा देंगे और बहुत कम समय में 2029 तक ये हालात देश में हम पैदा करेंगे कि हमारे सहमति के बगैर, हमारे समर्थन के बगैर इस देश को नहीं चलाया जा सकता। ये देश हमारा है और हम आने वाले समय में जो संवैधानिक ऑब्जेक्टिव है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है,
उसके अनुसार देश को चलाया जाएगा और उस मकसद को पूरा करने के लिए चलाया जाएगा। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।